हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट्स। जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स कर रहे थे, पहले हमने मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन गुड्स किया, देन हमने लास्ट सेशन में ट्रिप्स किया एंड आज हम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अदर एग्रीमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम करते हैं एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 6 एग्रीमेंट्स थे। फर्स्ट एग्रीमेंट क्या है? मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स, जिसको हमने 5th पार्ट में कंप्लीट किया था। नाउ सेकंड क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जो सर्विस है, सर्विस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन स्टिल जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जब हम ट्रेड बेसिस पर हम सर्विस की बात करते हैं तो इसका रोल बहुत कम है। जो सर्विस सेक्टर है जी पहले गैट में इंक्लूड नहीं था, इसीलिए सर्विस सेक्टर में भी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इस पर एग्रीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो सर्विस है करंटली अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में हम यही कहते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सर्विस सेक्टर का है, प्रोडक्शन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी। लेकिन जब हम इसकी इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल ट्रेड व्हेन मेजर्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस। तो ये कंट्रीब्यूट तो बहुत कर रहा है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट करना चाहती थी। तो ट्रेड एंड सर्विसेज में सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ सर्विस इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें एडिशनल 4 मोड्स ऑफ सप्लाई की बात करी गई। तो इसमें 4 मोड्स थे। तो 4 मोड्स कौन कौन से हैं? मोड 1, 2, 3 एंड 4। मोड 1 ये क्या है? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। जैसे हम कहते हैं किसी प्रोडक्ट को बॉर्डर को क्रॉस कर कर हम सप्लाई करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें, ऑनलाइन टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इसमें हमने अपनी टेरिटरी का बॉर्डर है इसको क्रॉस कर कर प्रोडक्ट की सप्लाई की, तो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। तो इसमें क्या होता है? सर्विस फ्लो फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन मेंबर इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर। मींस एक कंट्री की टेरिटरी से सर्विस का फ्लो दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो जो सर्विस प्रोवाइडेड होती है जी प्रोवाइडर विदाउट मूविंग इन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है। मींस प्रोवाइडर है वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करता, उसकी क्रॉसिंग के बिना ही सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी, आर्किटेक्चर सर्विसेज होगी, बाय टेलीकम्युनिकेशन, बाय ईमेल, तो ऑनलाइन स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटीज होगी। तो ये क्या हो गया? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। उसके बाद मोड 2 आता है। मोड 2 आता है कंजम्पशन अब्रॉड, कि हम बाहर कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर ही कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन अब्रॉड। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट हो गया, तो जी क्या बन गई? कंजम्पशन अब्रॉड। ये भी सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है, तो जी मोड 2 में आता है। व्हेन अ कंज्यूमर moves into another member's territory to obtain a service, हम दूसरी कंट्री में ही सर्विस को ऑब्टेन करने के लिए जा रहे हैं। पहले बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहे थे, अब कंज्यूमर खुद ही बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। जैसे टूरिस्ट हो गए, पेशेंट्स हो गए, जे बाहरली कंट्री में जाकर सर्विस लेकर आते हैं। एंड इसमें जो हम कहते हैं कंजम्पशन अब्रॉड करने हैं, जे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जे इस मोड को प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री में जाएंगे, वहां पर जाकर घूम कर आएंगे, तो इनकम उन लोगों की इंक्रीज होगी। अगर हमारे देश में ट्रीटमेंट ना कराकर फॉरेन से ट्रीटमेंट कराएंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस मोड को प्रेफर नहीं करती हैं। एंड मोड 3 कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस क्या होती है? जब एक सप्लायर किसी दूसरी कंट्री में अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता है, जैसे ब्रांचेस को ओपन करते, वो अपनी कंपनी की ब्रांचेस दूसरी कंट्री में भी ओपन कर लेता है। जब एक सर्विस सप्लायर होता है एक कंट्री का, ही एस्टैब्लिश अ टेरिटोरियल प्रेजेंस इन अनदर मेंबर्स टेरिटरी टू प्रोवाइड अ सर्विस।
पहले तो हम अपनी टेरिटरी में बैठकर सर्विसेज दे रहे थे, अब हम दूसरे की टेरिटरी में जाकर ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हम वहां पर ब्रांचेस खोलने लगे। तो कमर्शियल प्रेजेंस, हम वहीं जाकर प्रेजेंटली वहां पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ब्रांचेस को ओपन करना, सब्सिडरीज को ओपन करना, जो फॉरेन कंपनी की बहुत ज्यादा होती हैं, होटल चेन्स होगी। तो ये सब कुछ क्या होता है, कमर्शियल प्रेजेंस। और इस मोड को डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये सभी प्रेफर करती हैं। अगर डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर उनमें कोई डेवलप कंट्री आकर ब्रांच ओपन करेगी तो उस कंट्री में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इसलिए वो इस मोड को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है। तो ये सबसे प्रेफरेबल मोड है जिसको हर एक कंट्री प्रेफर कर रही है। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सर्विस सेक्टर की मोड 3 से सॉल्व होती हैं। एंड बाद में आता है मोड 4, जिसमें हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। इट मीन्स क्या हो गया, नेचुरल पर्सन खुद ही मूव कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि एक कंट्री में जो पर्सन है सर्विसेज देता है, वो पर्सन खुद ही दूसरी की टेरिटरी में मूव कर जाए। तो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जिसमें हम कहते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर क्या किया, वो दूसरी की टेरिटरी में जाकर वहां पर ही सर्विस प्रोवाइड करने लग गया। तो इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ वन मेंबर टेरिटरी एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर कंट्री टू सप्लाई अ सर्विस। इसीलिए इसको प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन कहते हैं, जिसमें अकाउंटेंट्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए। तो ये 4th मोड में आता है। इसको भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के जो एजुकेटेड पर्संस होते हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो इस कंट्री का ब्रेन दूसरी कंट्री में यूज हो रहा है। तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज इस मोड को प्रेफर नहीं करती। तो सबसे प्रेफरेबल मोड कौन सा है, मोड 3 है। तो ये था हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग सर्विस। उसके बाद 3rd आता है ट्रिप्स। जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। उसके बाद 4th एग्रीमेंट आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। मींस जब हम बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे। तो डिस्प्यूट्स को सेटल करना भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले डिस्प्यूट होता क्यों है, डिस्प्यूट अराइज होने का कारण क्या है। ए डिस्प्यूट अराइज व्हेन अ मेंबर गवर्नमेंट believes that another member government is violating an agreement or commitment that it has made in the WTO। मीन्स मुझको पता है मेरी नेबरिंग कंट्री है या अदर कंट्री है, वो जो भी कमिटमेंट कर आई है वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करी, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एग्रीमेंट्स थे उनको वायलेट कर रही है। तो मैं क्या करती हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास चली जाती हूँ और कहती हूँ कि ये कंट्री आपके रूल्स को वायलेट कर रही है। तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। तो इस तरह डिस्प्यूट अराइज होते हैं जब कोई कंट्री रूल्स को वायलेट करती है और अदर मेंबर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। तो इस मैटर में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं अराइज होते हैं। सिंस 1995 से 606 डिस्प्यूट्स हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आए हैं, जिसमें 350 से भी ज्यादा रूलिंग्स है इशू कर दी गई हैं टिल सितंबर 2021 तक। तो जब बहुत सारे डिस्प्यूट आ रहे हैं और उसमें पैनल बनाकर इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एंड जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करनी है इसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल भी बना सकती है, जो किसी टास्क को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये सर्विलियंस मेंटेन करती है ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन की कंट्री अपनी अपनी कंट्रीज में जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उनको इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये होगी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। और उसके बाद 5th सिस्टम आता है प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये क्या है, ये सिलेक्टिव कंट्रीज के लिए है। इट मींस क्या हो गया, अगर कोई कंट्री
इस एग्रीमेंट में आना चाहती है तो वो आ सकती है। जिसके कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कंट्रीज इस एग्रीमेंट को साइन करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें चॉइस दे रहा है। तो ये एग्रीमेंट क्या इंप्लाइज करता है? इट इंप्लाइज दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज would be given choice to agree to new rules on voluntary basis। वो voluntary basis पर जो रूल्स है उन पे एग्री है या नहीं है। तो जिसमें हर एक मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती, ओनली एंड ओनली सिलेक्टिव कंट्रीज हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं इन दीज एग्रीमेंट्स पे, जिनके कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी जो एग्रीमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये एड्रेस करती है स्पेसिफिक इश्यूज को, एरियाज को, जैसे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट, एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटरनेशनल डेयरी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल बोविन मीट एग्रीमेंट। इस तरह बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ जो स्पेशल कंट्रीज हैं जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव है वही कंट्री इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं क्या वो सभी के सभी एग्रीमेंट्स प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसको भी सुपरवाइज करने की जरूरत है। तो इसको ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसका एक मैकेनिज्म बनाया गया है। टीपीआरएम का पर्पस क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव एडहेरेंस बाय ऑल मेंबर्स टू रूल्स, डिसिप्लिन्स एंड commitments made under the multilateral trade agreement and plurilateral trade agreements। means जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए हैं उनके रूल्स को, डिसिप्लिन्स को, कमिटमेंट्स को हर एक कंट्री अपना रही है या नहीं अपना रही, तो ये देखती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। तो फुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर एक मेंबर कंट्री रेगुलरली रिपोर्ट करता है टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी पे। तो उसमें हम बताते हैं आपने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, हमने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है। तो हम अपनी प्रैक्टिस से ये सब पॉलिसीज को इन्फॉर्म करते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। तो इस तरह हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 6 एग्रीमेंट्स हैं जिसके आगे सब पार्ट्स भी हैं जो वर्ल्ड ट्रेड के और इंटरनेशनल ट्रेड के मोस्टली पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज के टाइम में 98.5% ट्रेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही किया जाता है। तो आज हमने एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।